हेलो हमारा रसगुल्ला। हमारे क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। चलो चलते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि किस प्रकार सबको भीमराव अम्बेडकर के बारे में और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मतलब लेखक क्या कहना चाहते हैं, वो गद्य से गद्य गद्य के द्वारा वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं अपने समाज को, और लाहौर के भाषण से ली गई वो कुछ जो जाति प्रथा के बारे में भीमराव अंबेडकर ने लाहौर 1936 में भाषण में दी थी, और बाद में वो पुस्तक के रूप में में छप के आई थी 1936 में। उनमें से कुछ भूमिका में से निकाले हुए शब्दों को एक पुस्तक का रूप दे करके लेखक प्रस्तुत करते हैं, जिनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने इस पाठ में, इस चैप्टर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर भारी चोट करते हुए, व्यंग करते हुए उन्होंने बताया है कि इसका जिसका नाम रखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये श्रम विभाजन भी उसी से लिया गया है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, बोला गया भाषण के जो प्रपत्र थे, जो लिस्ट थे, जो पर्चे थे, उससे उनमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले देखिए कि लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये और का बहुत बड़ा महत्व है इसमें, क्योंकि ये इसे जोड़ता है और ये इसे जोड़ता है, एक दूसरे के समझो तो पूरक बन के काम चला है। ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर के कैसी धारणाएं रही और ये कब तक चली है, आज वर्तमान में है या पूरी तरह से समाप्त हो गई है, अब जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि अब ये श्रम विभाजन से इसका क्या संबंध है, तो सबसे पहली बात बता दें कि जैसे ही इस बुक के आप पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, पेज नंबर ऑलमोस्ट 3 है, आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा पॉइंट भी अलग से नोट करके रखे हैं जो महत्वपूर्ण है, हम आपको पढ़ के सुना देंगे। लेकिन उससे पहले कि श्रम विभाजन, ये श्रम क्या, जो हम काम करते हैं, है ना, जो मजदूरी करते हैं, जो खान पान जीवन यापन के लिए जो कार्य करते हैं, उन कार्यों से ना श्रम के विभाजन से लोगों के क्या हुआ, जातियों का निर्धारण। श्रम विभाजन यही हुआ कि नागरिकों या लोगों, आप कहिए नागरिकों या फिर लोगों के श्रम कहिए, परिश्रम किए, कार्य, या फिर आप इसको कार्य मान लीजिए, जो कार्य करता है उस कार्य के अनुसार उसका जाति का निर्धारण, यानी उसको मान लेना कि यह इस जाति का है। तो चूंकि वो काम किया, कोई मान लो कि बाल काट रहा है, बार्बर है, तो उसको नाई कह दिया, श्रम का विभाजन होगा। ठीक है, कुछ और काम जो कर रहा है उस कार्य के अनुसार, उस काम के अनुसार उसका कुछ और नाम रख दिया, और उसी से उस जाति की धीरे धीरे इस समाज में पहचान होने लगी, और वे जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मेन मूल कारण बन के उभरा। और ये मूल का जो है, ऐसा नहीं कि ये एक दिन में हो गया, ये काफी समय यानी कि हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था से होते हुए गुजर कर, कई संघर्षों से होते हुए यह गुजरा। और आज भी अगर देखिए कॉर्पोरेट में अगर कोई काम कर रहा है, हो सकता है कि जिस प्रकार से कोई काम किया, कोई श्रमिक, वो उसके नाम से जाना जाता है। आज लेबर कहते हैं, कोई काम करता है तो लेबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
वही कोई इंजीनियर बन गया, तो हो सकता है, ऐसे संभावना है कि कल इंजीनियर का ये बन जाए, कोई लेबर का ये बन जाए। हालांकि एक तो बना हुआ है, इससे क्या नीच में जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता। और इस जाति से उच्च और नीच का एक भावनाएं उभरने लगती है कि हम ये काम करेंगे ना, हम ये काम करे वाला है तो ये हमसे नीच है, और ये लोगों के बीच में ना एकता को खंडित कर दिया, और ये भावना पैदा कर दिया कि ना हम ठहरे राजा, हम पैसा वाला ना, और वो नीच जाति का है, कम पैसा वाला, आर्थिक रूप से कमजोर है, ये सारी चीजों को दर्शाया गया। देखिए इसमें हम एक बात, इस पॉइंट जो निकाले हैं इसमें से एक बात करना है जो मुख्य रूप से इस पे व्यंग करती है, चोट करती है हमारे समाज पर। 10th क्लास की क्लास है, उनके चैप्टर में ये है, ये पहला चैप्टर ही है, इनको पढ़िए। जैसे मैंने कहा था कि पढ़ के आइएगा, पढ़ लिए होंगे आप लोग। उनमें से बस 2 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ का लास्ट और दूसरा पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। हम वही लाइन आपको निकाले हुए हैं, वही आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कह क्या रहा है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। किसका रूप है? जाति ना, श्रम विभाजन का ही पहला दूसरा रूप है इसका, क्योंकि यही जो है इसका जाति प्रथा का, जातियों का निर्माण करने में सहायक, मूल सहायक बना है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो आपत्तिजनक, इसमें आपत्तिजनक क्या है भाई? आपत्तिजनक एक शब्द है ना, आपत्तिजनक। ये तो ये आपत्तिजनक, जैसे कि आपको इससे कोई व्यवधान हो, यानी दिक्कत हो, परेशानी हो, ये आपत्ति का अर्थ है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इस बात में, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाने की संभावनाएं भी बनती है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आप क्या समझते हैं, ये क्या तर्क देते हैं, इसमें आपका तर्क क्या है। तो इस बात में आप कहिए कि आपत्तिजनक जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, क्योंकि ये क्या बोले थे हम सब पहले कि एक दूसरे के पूरक है। ये श्रम विभाजन ही जाति प्रथा का मूल है, और ये मूल है तो सिंपल सी बात है, इसके कारण ही इसका निर्माण हुआ होगा। दूसरा पैराग्राफ का लास्ट 4 लाइन हमने के लिए निकाला है, वो देखिए क्या कहता है कि भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह, इसमें विशेषता भी ढूंढ रहा है, क्या है ये विशेषता? खुश होने वाली नहीं है ना, ये समाज में हो रहे ऊंच नीच की एकता खंडित की भावनाएं, जो एक दूसरे के प्रति घृणा है ना, उसको व्यक्त कर रहा है कि ऐसी भावनाएं कहीं और नहीं है ना, जो इससे ज्यादा नीच हो सकती है। इससे ज्यादा क्या ही घटिया हो सकता है। इस बात पे, हम पे, आप पे और हमारे समाज में हो रहे ऐसे कई बातों को व्यंग किया है, इस पर आपत्ति जताई है, सुधारने के संकेत किए हैं कि ऐसा समाज में नहीं, क्योंकि यह एक स्वतंत्र भारत है। तो स्वतंत्र किस काम का हुआ कि आज से देख, क्योंकि 1947 में तो आजाद हो गया, तो क्या आजाद होने से जाति प्रथा खत्म हो गई? क्या संविधान में लिखने से जाति प्रथा खत्म हुई? आज तक नहीं हुई, क्योंकि ये होगा ही। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम मान के बैठे हैं ना, तो जब तक हम में से ये नहीं मानना शुरू करेंगे कि हम ये नहीं है, तब आप दूसरे से ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? दूसरे से भी मानने की उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। तो जाति प्रथा को खत्म ना होने में भी सबसे बड़ा पर्पस, आप खुद को मानिए तो सबसे ज्यादा बेहतर हुआ, यानी खुद को उस दौर पे रख के चलिए। तो क्या कहते हैं, इसकी विशेषता यह है ये कि श्रमिक का
अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है ना, इसका खुद का स्वभाव नहीं है भाई, ये स्वभाव ही है उनका विभाजन करने का। यानी कि हम कह रहे हैं, क्या कहें कि आप खुद को ही उस स्थान पर रख के अगर देखिए तो आप यह खुद महसूस करेंगे कि जाति प्रथा क्या समाप्त हुई और क्या यह सही है या गलत है, यह विचार करने योग्य है। तो इस स्थिति में जब आप सोचने में आ जाएंगे तो आपके लिए उत्तर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला कह रहा है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को भी एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावनाएं करार देती है। जैसा कि मैंने कहा था ना, क्या कहा था कि ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं, एकता से अखंडित होना है ना, भाईचारा इत्यादि जो हम करते हैं, इन सभी चीजों का खंडन करना क्या है, करना ही ऊंच नीच की भावना। अब सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बात करते हैं करें तो क्या संपत्ति को भी आप मान सकते हैं कि यह एक कारण ऐसा रहा होगा कि जिसके कारण ऊंच नीच की भावनाएं उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि जिसके पास संपत्ति है, पैसा है, वो क्या किया, स्थानों पर राज करने का चाह, मतलब नहीं भी सोचा होगा तो उस प्रकार से वो श्रमिकों से काम लिया। लेकिन श्रमिक से काम लेने के पश्चात अब उनके मन में यह घृणा आने लगती है कि ये मेरे यहाँ काम करता है, क्या तो काम करने वालों के साथ मेरा बैठना उचित है या अनुचित है ना, क्योंकि मैं मेरा ठहरा मालिक और वो ठहरा नौकर। ये भावना स्वाभाविक है। आज भी अगर देखें आप ना, किसी गांव में ही नहीं, शहरों की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो आप किसी कॉर्पोरेट में भी अगर जॉब करते हैं तो जिसके पास अच्छी खासी पोजीशन है, वो अच्छी खासी पोजीशन वाला, या आप गवर्नमेंट जॉब कहें अच्छी खासी पोजीशन वाला, देखिए जो कम पोजीशन वाला है वैसा पैसा नहीं कमा पाता है, आर्थिक स्थिति वैसे नहीं है, तो वो उससे दूरी बना के रखता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि ये हमारे बीच में जो है ये काफी हद तक बड़ी फासला है आर्थिक स्थिति से, तो आर्थिक स्थितियां भी इसमें शामिल होगी। समझ रहे इस बात को? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? आगे देखिए, कह रहा है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, अर्थात यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत में ही है ऐसा और कहीं नहीं है ना। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये सोचने का जरूरी नहीं है कि जो विदेश में है वो हम करें। अच्छी चीजों को हम अपना सकते हैं, बुरी चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी करें, है ना। राम जैसा बेटा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में नहीं हो, ये एक्सपेक्ट होता है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, तो आपका जाति प्रथा और श्रम विभाजन है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पहले चैप्टर जो है एक शॉर्ट में मैं समझा पा रहा हूं आपको, तो ये समाप्त हुई। इसमें कुछ शब्द है, मैं वो भी नोट किया हूं, उन शब्द को, शब्दार्थ जो है उन शब्दार्थों को मैं रिकॉर्ड कर के देता हूं, क्योंकि जो बच्चे नए नए आते हैं, हालांकि बिहार बोर्ड के बच्चे इतने समझदार होते हैं कि हिंदी के सारे अधिकतर शब्दों को अच्छे से डिकोड कर लेते हैं, तो किसी बीएससी वाला ऐसा नहीं होता है। वो कई पैतृक, पैतृक यानी कि पिता का संपत्ति या पिता की संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। यानी पैतृक यानी हमारे खानदान से चली आ रही जो चीजें हैं वो पैतृक, चाहे संपत्ति के मामले हो चाहे किसी और चीज के मामले में हो, आदत से लेकर यानी चले आ रहा है शुरुआत से, तो वो पैतृक होती है।
पिता या दादा से चली आ रही। दूसरी शब्द है ना, अस्वभाव, यानी ऐसा मेरे मन में ऐसा। अगला भ्रातृत्व, भाईचारा, भ्रातृत्व भाईचारा। प्रेरणा रुचि, जिसमें आपकी इच्छा हो ज्यादा, चाहे आपसे हो या किसी और से, या आपको मिला हो कि ऐसा होने चाहिए, किसी काम को पूर्ण करने की जिद, ये प्रेरणा रुचि होती है। अब बात रही संभावित प्रश्न की, तो संभावित प्रश्न भी मैंने तैयार किए हैं, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आपकी किताब के ही हैं, बाकी 5-6 क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से लिख दिया है। प्रश्न का उत्तर हम कल करेंगे। फिलहाल इसमें इसे रात में या एक बार इसे पढ़ ले, फिर इस पर गौर करें, पुनः इसके बाद हम इस पर हर एक प्रश्न का उत्तर लिखवा देंगे। टोटल 14 प्रश्न तैयार हुए हैं। इसमें से लिखिए, लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं? लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना, अंत में प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। प्रश्न संख्या 2, जातिवाद के पोषक एवं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न संख्या 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जैसे कि बोले ना कि लेखक की प्रमुख आपत्तियां, जाति विभाजन जो एकजुट विखंडन करना था, जो समाज में क्या करता है, श्रम विभाजन को ही जाति का मूल स्वरूप बताने का कारण बताती है। प्रश्न संख्या 4, जाति भारतीय समाज में, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं कही जा सकती? स्वाभाविक, व नहीं लिखना है, स्वाभाविक, क्योंकि आजकल लेखन और बोलचाल की स्थिति में जल्दी जल्दी में ब भी हो जाता है, तो ब को काट ले, जो भी लिख लिए हैं तो व और छोटी ई की मात्रा लगाए। स्वाभाविक रूप क्यों नहीं जा सकती? प्रश्न संख्या 5, जाति प्रथा में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका एक हिंट दे देता हूं कि बुक के चौथे पैराग्राफ में आपको 5 से 6 लाइन के बीच में वो आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे के बीच में ये प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। पेज प्रश्न संख्या 6, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी
बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? ये बेरोजगारी वाला इसमें शामिल कर सकते हैं उत्तर में, ऐसे हम लिखवा देंगे प्रश्न, लेकिन कोशिश करिएगा एक बार। मेरा तो आज प्रश्न लिखाने भर ही समय है। प्रश्न संख्या 7, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? प्रश्न संख्या 8 लिखिए। अभी ये 7 प्रश्न आपके बुक में था वो, अब यहां से आपको एमआर क्लास की ओर से दिया गया प्रश्न है, लिखिए। सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 10, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आपका क्या अभिप्राय है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आपका क्या अभिप्राय है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते, इसी में लिखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद वर्णन करे या चर्चा करे, स्लैश करके करिएगा, वर्णन करें, और ये इस तरह से स्लैश चर्चा करें अपने शब्दों में, अपने शब्दों में। प्रश्न संख्या 11, लेखक ने पाठ में विशेषकर किन बातों पर चर्चा की है? संक्षेप में उत्तर दें। प्रश्न संख्या 12, की दृष्टि में समाज का क्या अर्थ है? देखिए प्रश्न संख्या 13, पाठ के लेखक ने किस प्रथा पर चोट की है? पाठ के लेखक ने किस प्रथा पर चोट की है? अंतिम प्रश्न, इस पाठ के अनुसार लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? और ये यही समाप्त होता है। इन स्वाभाविक प्रश्नों को पढ़ें, इनका मतलब समझने का पहले प्रयास करें। पहले किताब के 2 पन्ने ही है पढ़ने इसमें, हालांकि टोटल 3 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भूमिका जो भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने चर्चा की थी उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। 2 पन्ना, टोटल 3 पन्ना। उसके बाद ये प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं होता है संभावित प्रश्न को, आज है बुधवार को प्रश्न, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पर मिल जाएंगे।
धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर करिए, ताकि मैं बिहार बोर्ड वालों के लिए भी, जो हर बार मजाक का पात्र बन जाते हैं, ऐसा ना हो।